नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम ईडी की शक्तियों के बारे में आपको बताएंगे। देश में इस समय ईडी द्वारा मारे जा रहे छापे और उसके राजनीतिक दुरुपयोग की चर्चा खूब हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने में कर रही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर ईडी का क्या काम है, इसकी शक्तियां क्या हैं और इसकी स्थापना क्यों की गई। आज हम इसी विषय पर आपको जानकारी देने वाले हैं। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अभिजीत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते सर। तो अभिजीत जी, ईडी की शक्तियों के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर 012061279337। एक और नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है 012061279338। कानूनी सहायता के लिए आप इन दोनों नंबर पर डायल कर सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी आज के विषय पर आप चाहते हैं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आज हम ईडी की शक्तियों पर कानूनी जानकारी आपको देने वाले हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि ईडी की स्थापना क्यों की गई, हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए। Am I audible? जी, यस सर। अच्छा, ये जो ईडी जो है इसका शुरुआत हुआ था, इसका पूरा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत हुआ था। उसको हम शॉर्ट में फेमा कहते थे जी। ये फेमा हमारा 1919 में आया था। उसके बाद आया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की। लेकिन इसका पहले जो हिस्ट्री था वो हमारा ईडी तो पहले था नहीं। पहले ये हुआ करता था फाइनेंशियल डायरेक्टर के अंडर में हुआ था। और वो मेन जो फंक्शन था ये 1956 में May 1 में तैयारी हुआ था। 1956 जी। हमारा जो इंडिपेंडेंस आया 1947 में। उसके बाद नया हमारा गवर्नमेंट आया 1952 में। तो इसके बाद 56 में आया एक एनफोर्समेंट यूनिट करके इन्होंने बनाया था। और वो एनफोर्समेंट यूनिट की काम था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में जो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल लॉ जो वायलेट करते थे। मतलब हमारा जो बाहर की कोई इन्वेस्टमेंट आया था उसी का कोई वायलेट करते थे, तो उसी के लिए ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बना था और 1947 की है। उसके बाद ये एनफोर्समेंट यूनिट तब वहां पे 2 ही था, एक कलकत्ता में था, एक मुंबई में था। ये बाद में 1957 में जो हमारा पहले शुरू हुआ था 1956 में। और जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वो था पहले की 47 की है, जो हमारा 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस आया था। लेकिन बाद में इसको चेंज हुआ और 56 की तहत 57 में नेक्स्ट ईयर के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करके एक नया डिपार्टमेंट खुला है जो उसका ब्रांच हुआ था 1960 में मद्रास में पहले। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चेंज होके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में लेके आया जी। फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के बाद फेरा कानून जो है वो रिपील्ड हो गया करके नया फेरा कानून लेके आया 1973 में जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ इसको बोलिए। नेक्स्ट हुआ जब 1973 में नया कानून लेके आया फेरा मैटर। फिर डायरेक्टरेट जो था वो दोनों डिपार्टमेंट अलग कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, और ये चला गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में अंडर, वो भी नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए। तो एक मोटा मोटा जो है जो हमारा ईडी की पहले हिस्ट्री था वो 1947 में फेरा था,
उसके बाद 57 में नया आया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जी। उसके बाद इन्होंने चेंज करके फेरा लेके आया। मतलब 2-3 डिपार्टमेंट को एक साथ मिला जुला के ईडी को लेके आया। और इसका कारण भी था कि अकेला एक फॉरेन एक्सचेंज लॉन्ड्रिंग मैटर जो है वो डील नहीं कर पाते जी। इसीलिए ये नया ईडी को लेकर आया एडमिनिस्ट्रेटिव एनफोर्समेंट डायरेक्टर को और 1957 में। जी। सर कई सवाल हैं उनको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। सर ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि रेड के दौरान ईडी की क्या कुछ शक्तियां होती हैं। हाँ जी, मैं एक तो बात है, ईडी अभी इतना प्रोएक्टिव हो गया। मतलब आदमी को आपने अभी भी क्वेश्चन में भी बोला है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सोच रहा है कि ईडी को पॉलिटिकल वेंडेट्टा में इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है जी। तो वो तो अलग बात है, हमें उसके मतलब नहीं है जी। लेकिन बात यह है कि फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने अप्लाई किया था। हमारा 2 प्रोमोटर है बंसल करके, उन्होंने ईडी की एक मैटर में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। और यही उनका डिस्कशन टॉपिक था, मतलब सब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट यही था कि वेदर ईडी कैन अरेस्ट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो सुप्रीम कोर्ट में सार बोल दिया, एकदम क्लियर कट बोल दिया कि नो, ईडी कैन नॉट अरेस्ट एनीवन विदाउट सर्विंग एनी नोटिस और इंफॉर्मेशन। अगर आपको हम डिटेल्स हम बताएंगे तो ये था जस्टिस बोपन्ना और संजय कौर जिन्होंने ये ऑर्डर शीट में साफ लिख रखा, वी आर ऑफ द व्यू दैट henceforth it will be necessary that a copy of the ground of arrest, जैसे कि हम लोग अभी फिलहाल एक हमारा राज्यसभा की एमपी है किसी एक पार्टी की, मैं नाम लेना नहीं चाहते, कल ही अरेस्ट हुआ उनका। तो उसी में से उनका कुछ नहीं बताया कि क्यों उनको लेके जा रहा है। सुबह उनका घर में गए, रेड किया और शाम तक उसको अरेस्ट भी किया। अच्छा, बल्कि इसी मैटर में मुझे नहीं पता मैटर के बारे में कि इनका कोई नोटिस या तो समन्स या तो कोई इंफॉर्मेशन दिया कि तुमको हम अरेस्ट करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया, henceforth ये ऑर्डर जो हुआ था अभी अक्टूबर 3 को हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला henceforth we are of the view that it will be necessary that a copy of the ground of arrest be given to the arrested person without any exception। मैं इसके साथ एक जजमेंट में आपको याद दिलाता हूँ, एक ललिता कुमारी करके हमारा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हुआ था, ये करीबन अभी 4-5 साल पहले की बात। उसी में भी ऐसा हुआ था कि पुलिस वाले ऐसे किसी को बिना वारंट की अरेस्ट कर लेते थे और ज्यादातर कोई पॉलिटिकली इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ललिता कुमारी में एक वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, उसी में उन्होंने बोला ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया आपको किसी को अरेस्ट करना है तो आपको 41A की नोटिस देना जरूरी है। लेकिन उसी में जो था वो पुलिस वाला था नॉर्मल, और ये हम लोग का अभी जो बात किया है ईडी किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो ये दो जजेस बेंच ने जो ऑर्डर दिए है अभी अक्टूबर 3 को, वो ललिता कुमारी की कंसिडर करते हुए ये ऑर्डर दिया है कि विदाउट इन्फॉर्मिंग दी एक्यूज, आई मीन फ्रॉम, आप जिसको अरेस्ट करने के लिए जा रहा है तो उसी को इंफॉर्मेशन बिना आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जी सही हैं और इस विषय में कानूनी जानकारी हमें दे रही हैं अभिजीत जी। सर ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे यहाँ पर नोटिस को लेकर आपने यहाँ चर्चा की, तो सर आपसे समझना चाहेंगे कि ईडी की समन की क्या शक्तियां हैं। देखिए मैं आपको ये बोला था कि ईडी को समन्स देना जरूरी है बिफोर अरेस्टिंग समवन। तो अगर हम लोग ईडी के बारे में और कुछ हम बात करेंगे तो इसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अभी 2002 के नया अमेंडमेंट आया।
जिसमें ईडी को इन्वॉल्व कराया। और इसमें जो है डायरेक्टरेट को ये एम्पावर किया गया कि इन्वेस्टिगेशन के तहत इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस अगर कुछ मिल जाएगा तो उसी में वो इंक्वायरी कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें जो दिया है 156 हमारा ऑफेंसेस है, 28 स्टैट्यूट्स में, हमारा 28 लॉ है 28 में, उसमें से 156 सेक्शंस है जहाँ पे ईडी इन्वेस्टिगेट कर सकता है और ईडी को पावर दे रखा। उसमें अगर हम 2-4 सेक्शन की हम जिक्र करेंगे कि एक तो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 99 की एक्ट है, जो डायरेक्टरेट इज एम्पावर टू इन्वेस्टिगेट वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ फेमा। मैंने पहले फेमा के बारे में बोला, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, तो ये ईडी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दूसरी जो है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये 2018 की एक कानून है, उसमें भी ईडी इन्वेस्टिगेट कर सकता है जी। तीसरा जो है कानून वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, उसमें भी ईडी का पावर है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो और बहुत सारे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि एज पर सेक्शन 48 एंड 49 ऑफ दी PMLA एक्ट, मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें 48 एंड सेक्शन 49 में ईडी को पावर दे रखा टू इन्वेस्टिगेट, दे आर एम्पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी अनऑथराइज्ड और ऑथराइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें जो है ऑफिसर्स ऑल्सो ऑथराइज टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसी सेक्शन के तहत ईडी की ऑफिसर को अटैचमेंट के भी पावर दे रखा, वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। कई ऐसा होता है, अब हम लोग प्रोफेशन में है ये बोल नहीं सकते, लेकिन अभी भी दिल्ली, बम्बई में और कई सारी जगह में, कलकत्ता में, बड़े बड़े सिटी में कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं और वो भी हावला की मार्फत। तो ये हावला की मार्फत जब ट्रांजैक्शन होता है तो ये ईडी को जब पता चलता है तो ईडी तुरंत उसको नोटिस में ले लेता है और उसी में इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन के तहत ईडी की ये पावर भी दे रखा कि वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो मैंने बोला अभी फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, आपने नाम सुना होगा, हमारा ललित मोदी जी जो हमारा एक क्रिकेटर की एडमिनिस्ट्रेटर था, उन्होंने इंडिया से चला गया, तो उसमें फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट उसमें लगा हुआ, ताकि वो इंडिया में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन हम लोग तो उसको देखते हैं ईडी में जो भी है। उसके बाद जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मैंने बोला, फिर सेक्शन 16 और सेक्शन 6 में फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस में भी इसको पावर दे रखा। तो इसका मतलब हो गया कि कई सारी एक्ट है जहाँ पे ईडी को पावर दे रखा टू इन्वेस्टिगेट। आपने अभी पूछ रहा था कि ईडी की सर्च एंड सीजर के बारे में क्या पावर है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अंडर दी PMLA एक्ट सेक्शन 17 में और फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स एक्ट में सेक्शन 8 में ईडी ऑफिसर जो है उन्होंने क्या क्या पावर है, वो enter and search any building, place, vessels, vehicles or aircraft where they have reason to suspect that such records of proceeds of crime are kept। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहे, अभी 1-2 साल पहले की हमारा जो प्राक्तन वित्त मंत्री था, मैंने नाम नहीं लेना चाहता है, उसका घर में इन्होंने रेड किया ईडी ने, और मैंने टीवी में देखा कि दीवार की ऊपर से चढ़ते हुए वो लोग अंदर जा रहा था। मतलब ईडी के पास इतना पावर तो नहीं है कि किसी का दीवार में चढ़ते हुए एंट्री कर सकते हैं, लेकिन करे तो करे क्या, ये तो विरोधी का ऑफेंडर जो है वो विरोधी पार्टी की है, सरकार की नहीं है। तो ईडी को उन्होंने इतना पावर दे रखा कि तुम पेड़ के ऊपर से जाओ, उसका अंदर जाओ, तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। लेकिन है तो पावर इनका, एक किसी जगह में रेड कर सकता है, चाहे वो किसी का घर में, बिल्डिंग में, प्लेस में, वेसल्स में, मतलब
किसी जहाज में जा रहा है, एयरक्राफ्ट में जा रहा है, तो मुझे नहीं पता कि एयरक्राफ्ट में कोई जाते टाइम ईडी उसके ऊपर कैसे रेड करेंगे, एयरक्राफ्ट तो गिर जाएगा जी। फिर भी कानून में जो लिख रखा मैं वही बोल रहा है। अच्छा, बाकी जो है ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ एनी डोर, ईडी के पास पावर है कि वो किसी का दरवाजा तोड़ सकता है, अगर लॉकर है, अलमीरा है, वो तोड़ सकता है, उसी के अंदर कुछ भी चीज उसको मिलता है तो वो सीज कर सकता है जी। तो ये ईडी में ये सारे पावर दे रखा। अच्छा, उसमें से आपने पहले कुछ दिन पहले देखे होंगे कलकत्ता में 2-4 मकान में इतने सारे 3 करोड़ के ऊपर कैश पैसा बरामद हुआ। तो वो ईडी के पास वो पावर है कि वो कैश पैसे को बरामद कर सके, उसको काउंटिंग करके वो अपना कब्जा में रख सकते हैं। मतलब अभी ईडी के पास इस सारे पावर दे रखा और ज्यादातर सबकी ऐसा बोलना है कि ईडी के तो अभी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ईडी को ये नहीं था कि किस कारण से इसको यूज कर रहे हैं, बल्कि वो तो था हमारा मनी लॉन्ड्रिंग, जो मिसयूज ना हो कैश पैसा, इसी के लिए उनका इकोनॉमिक डायरेक्टरेट को बनाया था। लेकिन ये अभी यूज कर रहे हैं दूसरी किसी यूज में, जो भी है जी। हमें उसका नहीं। इसके बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसमें सेक्शन 37(3) में डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ईडी को भी पावर दे रखा कि ये किसी को भी पर्सन को समन्स कर सकते हैं। जैसा अभी एक केस में मंसूर वर्सेस असिस्टेंट डायरेक्टर की केस में इन्होंने केस फाइल किया था, जो उसमें एक कोर्ट ने ये दिया कि हाँ इनका पावर है, और समन हैज बीन इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 37, ईडी इसको पावर दे सकते हैं और उसको एफआईआर होना ही पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1-2 दिन की अंदर, कल की परसों की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ईडी किसी को समन्स दे रहे और वो एफआईआर नहीं हुआ जी, इसका कारण ईडी उसको अरेस्ट नहीं कर सकते है। लेकिन ईडी जबरदस्ती किसी को अरेस्ट कर रहा है, वो तो ईडी का भी मतलब मिसयूज, जैसे मैंने पहले भी बोला। बिल्कुल सर, ईडी की पावर के बारे में सर आपने यहाँ पर बात की। मैं चलते चलते संक्षेप में आपसे एक और अहम सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी सर, क्या ईडी बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार कर सकता है? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में यही बोला है, अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो यू हैव टू हैव सर्टेन प्रूफ, अदरवाइज, क्योंकि एक तो बात है कि इन्होंने सेक्शन 41A में इन्होंने बोला आपको समन्स देना है कि मैं आपको पास आने वाला। अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसको इन्फॉर्मेशन देना है कि आपका खिलाफ ये सारे प्रूफ है हमारा पास और इसीलिए मैं आपको अरेस्ट करना चाहता है। अगर इसके पहले इनको नोटिस देना है, समन्स देना है और आपको आना है, अगर वो नहीं भी आ रहा है तो उसी में वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी आज के विषय पर देने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।